एक लड़का किसी घर का होगा, वो रेप करके आएगा, बलात्कार करके आएगा, उसके माँ बाप उसको अपना लेंगे। एक लड़का विकलांग होगा, अपाहिज होगा, उसको अपना लिया जाएगा। बट अगर आपका बच्चा एक किन्नर, एक ट्रांस, एक थर्ड जेंडर है, तो उसको नहीं अपनाया जाएगा। हमें तो परमात्मा ने रखा है निर्वंश, पर हम सबके वंश की आस करते हैं। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो कितनी उम्र थी आपकी जब आप घर बार छोड़ के डेरे में आप चले गए थे? कुछ लोग कहने लगे फैमिली के कि समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। तो उन चार लोगों की बातें सुनने से अच्छा, अपनी फैमिली की इंसल्ट कराने से अच्छा, मैं उस घर से निकल के अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत अच्छे बुरे पड़ाव मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहे। बनाए तो आप ही भगवान नहीं है, तो ये भगवान जो काम करता है वो गलत तो होता नहीं है कभी। तो ऐसा हो क्यों रहा है, या ये समाज नहीं आपको समझ पा रहा है, या क्या सिस्टम क्या है? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किन्नरों का वर्णन किया गया है, यश गंधर्व का वर्णन किया गया है, शिखंडी का वर्णन किया गया है, अर्धनारीश्वर का वर्णन किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी वर्णन किया है। हमारे इस्लाम में भी इस चीज का वर्णन है। इस्लाम में काफी सजाएं हैं होमोसेक्सुअल होने पे, या अफगानिस्तान और सऊदी अरब की जगह पे अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, आप ट्रांस हो रहे हैं, तो आपके ऊपर 8 फीट की दीवार गिरा के मार दिया जाएगा, बीच सड़क में पत्थरों से मार दिया जाएगा। इस तरह की सजाएं हैं। स्कूल लाइफ में तो बहुत ज्यादा भेदभाव रहा और बहुत एक लंबा सफर है, तो शायद बताने में भी मेरी रूह कांपती है। और जब यहाँ पे मैं उत्तराखंड से ग्रेजुएशन करके आई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं क्लास में जा रही थी, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लिया था। तो 3-4 लड़के उधर खड़े थे, तो मुझे कहने लगे कि इनाते की काम थे, ए थे की करना है, तो फिर ये थे भी आ गए। तो जो आपका जो खर्चा होता था, फिर जो आपके कॉलेज में गए, आप डेरे में रहते हुए, तो किसी ने डेरे में एतराज नहीं किया कि आपने पढ़ के क्या करना है? ऐसा बहुत एतराज हुआ। जो साथ वाले लोग थे वो कहा करते थे कि इसने पढ़ाई भी करनी है और ये सब भी करना है और यहाँ भी रहना है। तो सैटरडे संडे हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज की छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे में टोली जाती थी काम पे, बधाई जाती थी। तो 2 दिन के बधाई से मैं अपना पूरा खर्चा निकाला करती थी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बॉर्डर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ना हम जनरल है, ना हम एसटी, ना मैं एससी है, ना हम ओबीसी है। तो अभी तो मुझे अपने संविधान पे भी शक होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले हम जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। आज इंडिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरा ये है, हम लोग किसी भी आपराधिक गतिविधि, बड़ी आपराधिक गतिविधि जैसे बलात्कार, रेप जैसे चीजों में हम नहीं होते। तो ये तृतीय प्रकृति है। धरती और आसमान के बीच में एक वायुमंडल है जो उसको मैनेज करता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का वर्णन हमारे समाज में सदियों से रहा है। जैसे सुबह और शाम होती है, उसके बीच में संध्या है, वो संध्या हम है। आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांस वुमेन, क्योंकि इस जेंडर ने, यह जिंदगी ने मुझे अकेले जीना सिखाया है। राजी रखे, थूक दवे। तो हमारे लिए भी शायद वही कहावत है, एक्सेप्टेंस तक बहुत मुश्किल है। जिंदगी को मैं मानती हूँ कि जिंदगी इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। ये एक जीवन की कला है जो हमें आनी चाहिए जीनी। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ओशीन सरकार मौजूद ने जो कि एक किन्नर यानी थर्ड जेंडर ने। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਅੱਜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखिए, किन्नर समाज का काम सिर्फ बधाइयां लेना या देना तक ही नहीं सीमित होता। और मैं कहावत कहना चाहूंगी, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बुरा मानते हैं, देख के बैड कमेंट्स करते हैं। जी। तो मैं तो उनको एक ही कहावत कहूंगी कि हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह सबके घर में पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। तो ऐसे हमारे थर्ड जेंडर किन्नर समाज का भी है। अगर किसी के घर में कोई किन्नर बच्चा पैदा भी हो जाते हैं तो उनको घरों से निकाल दिया जाता है। तो वहीं से बच्चा जब निकलता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका हाथ पकड़ता है, तो वो हाथ पकड़ने वाला हमारा किन्नर समाज है। जी। और बधाइयां लेना इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने हमें अपनाया नहीं। आप लोगों ने अपनाया होता, अपने घरों में होता, तो फिर इस समाज की भी जरूरत ही ना पड़ती। तो ये बधाइयां लेना तो हमारा कर्म हो गया है। मैम, जिस तरीके से आपने भी काफी जो एजुकेशन है वो ली है और आगे चल के आप तैयारी भी कर रहे हैं एज अ लॉयर, तो जब हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब आपने पढ़ाई की होगी या पंजाब यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे थे, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ हो? देखिए, स्कूल लाइफ में तो बहुत ज्यादा भेदभाव रहा और बहुत एक लंबा सफर है। तो शायद बताने में भी मेरी रूह कांपती है और वक्त भी बहुत कम है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब यहाँ पे मैं उत्तराखंड से ग्रेजुएशन करके आई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में,
तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं क्लास में जा रही थी, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लिया था। तो 3-4 लड़के उधर खड़े थे, तो मुझे कहने लगे कि इनाते की काम में थे, ए थे की करना है, तो फिर ये थे भी आ गए। तो मुझे सुन के बड़ा अजीब सा लगा और मैं थोड़ी डरी थी। तो मैं जल्दी जल्दी वहां से भाग के अपनी क्लास पे गई। तो मुझे लगा नहीं, ये सफर बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे 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 करके, जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है धनंजय चौहान जी, उनका सहयोग बहुत ज्यादा रहा। हम लोगों ने दिन रात मशक्कत की। यूनिवर्सिटी में हम लोग सर्दियों में 12-12 बजे तक बैठे रहते थे अपने राइट्स के लिए, हॉस्टल के लिए। फाइनली अब जाके 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट में एक जजमेंट देते हैं सिंडिकेट कि हर डिपार्टमेंट में जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए एक सीट रिजर्व की जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत लंबी लड़ाई थी, लेकिन फाइनली थर्ड जेंडर के लिए हर डिपार्टमेंट में एक सीट रिजर्व है। सो ये खुशी की बात है हमारी। ओशिन जी, अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो कितनी उम्र थी आपकी जब आप घर बार छोड़ के डेरे में आप चले गए थे? मैं काफी वक्त अपने घर वालों के साथ रही और +2 तक मैं अपने मदर के साथ थी। उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगे जेंडर को लेके और कुछ लोग कहने लगे फैमिली के कि समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, तो उन 4 लोगों की बातें सुनने से अच्छा, अपनी फैमिली की इंसल्ट कराने से अच्छा, मैं उस घर से निकल के अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत अच्छे बुरे पड़ाव मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहे। बच्चे के गॉड से मी। जैसा बता रहे हैं कि 12 साल तक आप घर में रहे, तो एक लगाव भी, एक प्यार है, मैं कहूंगा माँ के साथ, परिवार के साथ, वो जुड़ भी जाता है ना। तो अगर उस बात को मैं बयान करने को आपको कहूँ, शब्दों में तो आप बयान नहीं कर पाएंगे, फिर भी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आप लोग ही एक्सपीरियंस करते हैं। एक बच्ची होती है, अगर नॉर्मल किसी बच्ची का हम बात करें तो उसको पता होता है कि वो अगर ससुराल भी जाएगी तो कभी ना कभी वो मायके में गेड़ा वगैरह जरूर मारेगी। लेकिन आपका ये होता है कि एक तरीके से लिंक आपका टूट जाता है घर से। बिल्कुल, मैं अभी भी अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इवन वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट किया। जब मैं घर से निकली या मैंने घर छोड़ा तो मेरी मदर मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती रही और बाद में आके मेरे किन्नर समाज ने भी मुझे थोड़ी बहुत मदद की और बाकी संघर्ष बहुत लंबा रहा। जो आपका जो खर्चा होता था, फिर जो आपके कॉलेज में गए आप, डेरे में रहते हुए, तो किसी ने डेरे में एतराज नहीं किया कि आपने पढ़ के क्या करना है, ऐसा? हाँ, शुरू में डेरे में भी थोड़ा बहुत एतराज हुआ। जो साथ वाले लोग थे वो कहा करते थे कि इसने पढ़ाई भी करनी है और ये सब भी करना है और यहाँ भी रहना है। तो सैटरडे संडे हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज की छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे में टोली जाती थी काम पे, बधाई जाती थी। तो 2 दिन के बधाई से मैं अपना पूरा खर्चा निकाला करती थी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बॉर्डर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था और काफी कुछ रीजंस की वजह से मुझे डेरों से निकलना भी पड़ा। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ठीक है, मेरी मेहनत काम आई। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर पाई। मेरे टीचर्स का मेरे साथ, मेरे क्लासमेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी डीआर है जशन, वो अभी कनाडा में शिफ्ट हो गई है, उन्होंने बहुत मदद की और मैं अभी खुश हूँ। मैंने विमेन स्टडीज में मास्टर्स किया है। आप लोग कहते हैं कि ज्यादा बोलने लगी है विमेन स्टडीज। वुमेन स्टडीज में आपने किया है, और ये जो आपने सब्जेक्ट चुना, ये क्या आपने मतलब कि आपके दिल से आवाज आ रही थी कि मैं अब इसी में स्टडी करूंगी? नहीं, मेरे दिल से बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं साइंस साइड से हूँ। मैंने बीएससी किया है, तो मैंने सोचा था एमएससी करूंगी, बट शायद ये परमात्मा की मर्जी थी कि मैं विमेन स्टडीज करूँ। विमेन स्टडीज पढ़ के मुझे एक बात पता चली कि ट्रांस राइट्स और विमेन्स राइट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि महिला की दशा और दिशा कभी नहीं बदल सकती, महिलाओं के लिए समाज हमेशा एक जैसा रहता है। तो हमारे लिए भी शायद वही कहावत है। एक्सेप्टेंस तक बहुत मुश्किल है। तो धार्मिक जगत में आप कैसा देखते हैं? जैसे बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, तो उनमें आप कुछ देखते हैं कि आपको लगता हो कि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत जगह जो है वो दी हुई है? कई हमारे धर्म ग्रंथ हैं और हम अगर डिफरेंट धर्मों की बात करें, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किन्नरों का वर्णन किया गया है, यश गंधर्व का वर्णन किया गया है, शिखंडी का वर्णन किया गया है, अर्धनारीश्वर का वर्णन किया गया है। लेकिन वर्णन जो है वो सिर्फ उन गॉडेस तक सीमित है। आज लोग भगवान जरूर मानते हैं, हमसे दुआएं जरूर मांगते हैं, लेकिन दुआओं में हमें नहीं मांगते। अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर किन्नर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे नकारा और धिकारा जाता है, जिस वजह से उसको अपना समाज ज्वाइन करना पड़ता है। तो वर्णन किया गया है, हर धर्म में वर्णन है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी वर्णन किया है, हमारे इस्लाम में भी इस चीज का वर्णन है। इस्लाम में काफी सजाएं हैं होमोसेक्सुअल होने पे, या अफगानिस्तान और सऊदी अरब की जगह पे अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, आप ट्रांस हो रहे हैं,
तो आपके ऊपर 8 फीट की दीवार गिरा के मार दिया जाएगा, बीच सड़क में पत्थरों से मार दिया जाएगा। इस तरह की सजाएं हैं। 1857 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लॉ बनाया था, एंटी ट्राइबल लॉ, और उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी उसमें साथ में डाल दिया था। तो काले पानी तक की सजा हमारे समुदाय ने भुगती है। उसके बाद हमें ओबीसी में जब हमको डालने की कोशिश की जाती है ओबीसी कैटेगरी में, तब ओबीसी समाज उसका विरोध करता है कि इनको हमारे साथ नहीं अटैच करो। तो ना हम जनरल है, ना हम एसटी, ना हम एससी है, ना हम ओबीसी है। तो अभी तो मुझे अपने संविधान पे भी शक होता है, क्या हम भारत के नागरिक हैं? बनाए तो आप ही भगवान नहीं है, तो ये भगवान जो काम करता है वो गलत तो होता नहीं है कभी। तो ऐसा हो क्यों रहा है, या ये समाज नहीं आपको समझ पा रहा है, या क्या सिस्टम क्या है ये? देखिए, हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। एज अ ट्रांस वुमेन मेरा ये मानना है कि ट्रांस वुमेन्स होना या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर होना मेरिट्स भी है, क्योंकि सबसे पहले हम जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। आज इंडिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरा ये है, हम लोग किसी भी आपराधिक गतिविधि, बड़ी आपराधिक गतिविधि जैसे बलात्कार, रेप जैसे चीजों में हम नहीं होते। कभी भी आप देखेंगे एक लड़का किसी घर का होगा, वो रेप करके आएगा, बलात्कार करके आएगा, उसके माँ बाप उसको अपना लेंगे। एक लड़का विकलांग होगा, अपाहिज होगा, उसको अपना लिया जाएगा। बट अगर आपका बच्चा एक किन्नर, एक ट्रांस, एक थर्ड जेंडर है, तो उसको नहीं अपनाया जाएगा। तो ये तृतीय प्रकृति है। धरती और आसमान के बीच में एक वायुमंडल है जो उसको मैनेज करता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का वर्णन हमारे समाज में सदियों से रहा है। तो मेरे हिसाब से हम बैलेंस करता है। और जैसे सुबह और शाम होती है, उसके बीच में संध्या है, वो संध्या हम है। जो आसमान और जमीन के बीच में वायुमंडल है, वो वायुमंडल हम है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमने इस प्रकृति को बैलेंस किया है। बीच की चीज का होना या 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिश्तों को, वो हर समाज को, वो हर तबके को बांधे भी रखता है। जी अच्छा, एक सवाल हो रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करें, जैसे भी आपने पहले भी अफगानिस्तान का नाम लिया था, अरब कंट्रीज का नाम लिया था, तो जो दूसरे कंट्री हैं, यूरोप हो गया या लैटिन अमेरिका हो गया, अमेरिका, कनाडा, तो वहां पे जो किन्नर होते हैं उनके साथ किस तरीके का, जो आपने स्टडी भी की होगी, उनके इतिहास में क्या जिक्र है उनके बारे में, या अब किस तरीके का सलूक उनसे हो रहा है? मैं कनाडा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे फ्रेंड्स हैं कनाडा में, तो वहां पर गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटाइज्ड अबाउट द इश्यूज ऑफ थर्ड जेंडर। और वहां पर एसआरएस या जेंडर करेक्शन सर्जरीज और उनकी एजुकेशन के लिए काफी काम हो रहे हैं। और वहां पर जो है थर्ड जेंडर बहुत अपनी फ्री लाइफ जीते हैं और उनको घरों से भी सेपरेट नहीं किया जाता है। यूएस में काफी पार्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन है और काफी जगह एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक ट्रांस होने के बाद आपको लोग बुलिंग करे, हैरासमेंट करे। उतना ज्यादा नहीं है, होता हर जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डिफरेंट समझा जाता है। हमारा समाज पूरी दुनिया भर में जो है स्ट्रगल कर रहा है। बट जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, हमारे यूएस है, और क्या बोलते हैं, हमारा स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे ये मेन स्ट्रीम वाले देश है जहाँ पे कुछ लोग मेन स्ट्रीम्स में हैं। इंडिया में जो एक्सपीरियंस है किन्नर्स को लेके, वो सबसे वर्स्ट होता है, ये कह सकते हैं हम? नहीं, सबसे वर्स्ट तो नहीं कह सकते, सबसे वर्स्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे समाज जो है कहीं ना कहीं किन्नर समाज को पूजता भी है। वही मेरे कहने का मतलब है, लोग हमसे दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमको दुआओं में नहीं मांगते। बहुत सारी बच्चियां या बच्चे, कुछ भी कह लीजिए, थर्ड जेंडर जो भी पैदा होता है, एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांस वुमेन। मुझे अपने ट्रांस वुमेन होने पर बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि इस जेंडर ने या जिंदगी ने मुझे अकेले जीना सिखाया है। और जिंदगी को मैं मानती हूँ कि जिंदगी इज द आर्ट ऑफ लिविंग। ये एक जीवन की कला है जो हमें आनी चाहिए जीनी। तो मेरे जो जितने भी समाज है, जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं या जो अपने लिए जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनका मेरा एक ही मैसेज है कि हमेशा हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। अपने अधिकार हमें छीनने पड़ेंगे, मांगने से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, जाते जाते एक और चीज मेरे माइंड में आ रही थी, आपको कभी फील हुआ है ऐसा, जैसे आप काफी एजुकेटेड हैं, जब आप कहीं जाते हैं, पंजाबी च बोलते हैं बधाइयां लैंड जाते हो, तुसी बाजार च जाते हो या कदे किसी दे ब्याह च जाते हो, बर्थडे पे जाते हैं आप, कई बारी जो लोग हैं वो आपको तो उस नजर से नहीं देखते होंगे, हालांकि देखते तो हैं कि आप बधाई देने आए हैं, अच्छे काम के लिए आए हैं, लेकिन आप जितने एजुकेटेड हैं, तो आपको कभी कभी फील होता है कि ये तो मुझे वैसे ही समझ रहे हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? मुझे बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि अभी हमारा नॉर्थ रीजन बहुत पीछे है ट्रांस को जॉब्स प्रोवाइड करवाने में। जब भी मैं किसी घर पे जाती हूँ और वहां पे मुझे एजुकेटेड लोग मिलते हैं, भैया मिलते हैं, दीदियां मिलते हैं, मामा मिलते हैं, है ना, भरा मिलते हैं, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप हैं। और जब मैं उन लोगों से बात करना शुरू करती हूँ तो दे फील हैप्पी
कि दीदी आप कितना पढ़े हो, तो मैं उनको बताती हूँ मैंने यहाँ से ऐसे एजुकेशन किया, सो जॉब के लिए ट्राई कीजिए। तो वो मुझे भी ऐसा नहीं इंस्पिरेशनल है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, बट कल्चर का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मर्दों और औरतों के लिए इतनी नौकरियां नहीं है, पॉवर्टी में लोग इतने हैं। तो एकदम से अगर पूरा ही हिजड़ा समाज इस महंगाई प्रथा से निकल के जॉब करने निकल रहा है, तो आप क्या जॉब उनको देंगे? वैसे करना चाहते हैं आप जॉब? हाँ जी, वैसे मैं जॉब करना चाहती हूँ, रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, सबसे पहले मेरा यही कहना है। दूसरा, बहुत सारी दिक्कतें हैं थर्ड जेंडर्स के साथ। जन्म के वक्त माँ बाप के साथ रहने में नाम और जेंडर कुछ और, किन्नर समाज ज्वाइन करने के बाद नाम और जेंडर कुछ और, बाद में डॉक्यूमेंट्स किसी के घर पे छूट जाते हैं, किसी के घर वाले निकाल देते हैं, देते नहीं है, उनको अपडेट करने में इतने प्रोसीजर्स। आपके कास्ट क्या है? अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपके पास अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना होगा। ये वैसे बेसिक दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा टाइम निकाल के हमसे बात की है, बड़े इत्मीनान से। वैसे आप औरों के लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद जी।